आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन सबसे पहले बात करेंगे कि इक्वेशन आखिर होता क्या है। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन है क्या? इक्वेशन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समीकरण। इक्वेशन ये है क्या? इक्वेशन एक स्टेटमेंट है। इक्वेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी यानी एक ऐसा कथन होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो इक्वलिटी को दर्शाता है। इक्वलिटी मतलब बराबर को। तो इक्वेशन का मतलब हुआ कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच, जो कि इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स, एक या उससे अधिक वेरिएबल। यानी स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल, उसमें एक या उससे अधिक वेरिएबल क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। लेकिन वह स्टेटमेंट कैसा होता है? इक्वलिटी का होता है, मतलब बराबर का होता है। और जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल्स होता है, दैट वेरिएबल हैज अ particular value to exist for verified LHS is equal to RHS। यानी कहता है इक्वेशन का मतलब यह है कि किसी मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा कथन है जो कि इक्वलिटी को दर्शाता है, बराबर को दर्शाता है, विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल, जिसमें एक या उससे अधिक वेरिएबल भी हो सकता है, और उस वेरिएबल का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है जो एग्जिस्ट करता है LHS इज इक्वल टू RHS। अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि अभी एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा अगर नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 5x + 7 इज इक्वल टू, क्या लिख लेते हैं 70। 5x + 7 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ देखिएगा कि ये जो इसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है, इसमें ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व है। तो ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल है, इस वेरिएबल का कोई ना कोई तो वैल्यू होगा। अगर कोई वैल्यू है तो बताइए x का वो कौन सा वैल्यू होगा? तो 5x का मतलब अगर x का वैल्यू 1 होगा तो 5 × 1 क्या हो गया? 5 + 7, यानी 5 + 7 क्या हो जाएगा? 12। क्या 12 17 के बराबर होगा? तो नहीं होगा। यानी x का मान जो है वो 1 नहीं हो सकता है। चलिए x का वैल्यू 2 लेके चलते हैं, तो 5 × 2 = 10 और +7, तो 10 + 7 क्या हो जाएगा? 17। यानी कि x का वह पार्टिकुलर वैल्यू यानी 2, ये 2 छोड़कर बाकी इस पे किसी भी प्रकार का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी x का एक पार्टिकुलर वैल्यू जो 2 होगा, इस इक्वेशन के लिए कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। मान लीजिए इसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट 1 जैसे हमने रखा, इस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 2 रखा तो एग्जिस्ट किया, 3 रखेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, 4 रखेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि x का कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू है, विशेष वैल्यू है ना? तो हम लोग इसको इक्वेशन कहेंगे। अगर इसमें किसी पार्टिकुलर वैल्यू का विशेष की बात नहीं करें, जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है, जैसे ये भी इक्वलिटी को दर्शाता है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। क्लियर? अब यहां हम देखेंगे कि a और b किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए RHS एग्जिस्ट नहीं करेगा, या किसी भी ऑल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो ये भी LHS इज इक्वल टू RHS है। क्या ये इक्वेशन है? तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटीज है। क्या है ये?
आइडेंटिटीज है। ये आइडेंटिटीज इसलिए कहा जाता है इसको, इसमें ए और बी जो वेरिएबल है या किसी भी वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यूज के लिए LHS इज इक्वल टू RHS क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बट अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए, सभी वैल्यू के लिए यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें सब वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसमें किसी एक वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। अतः यही कारण है कि इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन का मतलब समझ में आया कि इक्वेशन क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी व्हिच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल, दैट वेरिएबल हैज अ पार्टिकुलर वैल्यू टू एग्जिस्ट फॉर वेरिफाइड इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। जैसा कि हमने जाना कि इसमें जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के आधार पर यह क्लियर हो जाता है कि हमारा जो वेरिफिकेशन है LHS इज इक्वल टू RHS इक्वेशन के लिए, वह इक्वेशन में किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। चलिए तो हम इक्वेशन के बारे में जाने, इक्वेशन के बारे में जाने तो अब आगे चलते हैं। चलिए ये है आपका इक्वेशन के बाद इसमें लिखा हुआ है लीनियर। लीनियर इसका मतलब है कि जो इक्वेशन का आपको हमने डिफाइन किया, जो इक्वेशन है, जो स्टेटमेंट बता रहा है, उसमें एक या उससे अधिक वेरिएबल हो सकता है, एग्जिस्ट करेगा। अब जहां तक की बात है कि वो लीनियर होना चाहिए, इसका मतलब है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1। जैसे मान लो, यानी हमने कहा कि which equation variable has maximum power as 1, यानी वह इक्वेशन, वह समीकरण, वह इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, लीनियर इक्वेशन। अब रहा कि लीनियर का मतलब भी समझ गए, इक्वेशन का भी मतलब समझ गए। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल हो, एक या उससे अधिक वेरिएबल हो, उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब रहा कि इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो हमने पहले ही बताया कि इक्वेशन में एक या उससे अधिक वेरिएबल हो सकता है। जिसमें एक वेरिएबल होगा उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल होगा उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी पूरा डिफाइन अगर करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये क्लियर हो गया कि देयर आर 2 इक्वेशंस, मतलब 2 इक्वेशन, सॉरी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मतलब एक इक्वेशन जिसमें टाइप ऑफ वेरिएबल जो है वो 2 प्रकार का वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व रहेगा, है ना। तो एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स 2 टाइप ऑफ वेरिएबल, और दैट वेरिएबल हैज मैक्सिमम पावर एज 1, यानी इसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मान लो हम लिखते हैं 2x + 3y इज इक्वल टू, मान लो हमने लिखा 30, क्लियर। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 30। जहां अगर हम इस आइडेंटिटीज को अगर देखें, सॉरी, इक्वेशन को देखें, तो आप बेहतरीन रूप में देख सकते हैं कि इसमें 2x + 3y, यानी एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, यानी इट इन्वॉल्व्स 2 टाइप ऑफ वेरिएबल। इसमें एक वो x है, एक क्या है, y है, क्लियर। और इन x और y में जब इसकी वेरिएबल की बात करेंगे, इसके पावर ऑफ डिग्री की बात करेंगे, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, यानी वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। दूसरा चीज, ये एक लीनियर इक्वेशन है, और यह लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि आपका LHS इज इक्वल टू क्या है इसमें, RHS। तो ये एक प्रकार का इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में 2 प्रकार का वेरिएबल है, और इन दोनों प्रकार के वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। अतः इसका नाम क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को डिफाइन बड़े आराम से कर सकते हैं कि an equation which involves 2 type of variable, that variable has the maximum power as 1, यानी उसके मैक्सिमम पावर 1 के रूप में रहे, तो ऐसे को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। अब इसका फॉर्म देखते हैं। चलिए, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जिस फॉर्म पे ये आधारित होता है,
देखिए लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर? जहां हम पढ़ते हैं a b और c all are the elements of real number but a is not equal to 0 and also a and b is not equal to 0। सिर्फ a और b जहां 0 के बराबर नहीं होगा। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ABC ऑल द एलिमेंट मतलब ऑल द टाइप ऑफ जितने भी नंबर हैं दे आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर होल्ड करने का मतलब है कि दुनिया की सारी संख्या को होल्ड करने की कैपेसिटी है, सारी संख्या को ये भी होल्ड कर सकता है। दूसरा चीज कि जहां A और B की बात है वो 0 सिर्फ होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया की सारी संख्या में 0 भी आता है और 0 अगर होल्ड करेगा तो x का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा, by का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x और y दोनों वेरिएबल ही टर्म्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो ऐसे में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सवाल ही नहीं बनता। अतः लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो प्रोसेस है जो प्रोवाइड करता है जो उसका फॉर्म है वो फॉर्म आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a b c all are the elements of real number but a and b is not equal to 0। क्लियर? अब आते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें कुछ और टॉपिक में थोड़ा सा देखेंगे। कमेंट करते रहेंगे, अगर जहां समझ में नहीं आया वहां कमेंट कीजिएगा, अगर फिर प्रॉब्लम होगा तो फिर इसका एक्स्ट्रा क्लास हम देंगे। ये पहले टर्म को आप समझ लीजिए कि है क्या ये, इसके बाद फिर हम चलेंगे। तो लीनियर इक्वेशन ये हम समझ गए कि लीनियर इक्वेशन है क्या और इसको लिखा कैसे जाता है या रिप्रेजेंटेशन मतलब किस फॉर्म पे आधारित होता है। तो हमने वो फॉर्म बता दिया कि वो फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म पे आधारित होता है जहां a b और c ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर बट a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 के बराबर नहीं होता है। अब इस पे आप जितने भी तरह का इक्वेशन बनाएंगे। चलिए एक इक्वेशन जैसे हम लिखते हैं 3x प्लस 2y, मान लीजिए इसका वैल्यू क्या लिखा हमने 30। क्लियर? यहां जैसा कि हमने देखा कि x का वैल्यू कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू, y का कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू इसके लिए एग्जिस्ट करेगा कि कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। दूसरा चीज अगर मान लीजिए हम इक्वेशन ये लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्लियर? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के लिए x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा हमको 1, तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 7 लेंगे, x का वैल्यू 0 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या लेंगे 9 लेंगे। अगर इसका वैल्यू 3 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 6 होगा, इसका वैल्यू 5 लेंगे तो इसका वैल्यू 4 होगा। इसका वैल्यू अगर हम -3 ले लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा +12, तो 12 में से 3 गया 9। इसका मतलब ये कह रहा है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए जो हमें यहाँ पार्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हमने लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पे जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है ना, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आ रहा है। मतलब किसी एक इक्वेशन के लिए अगर हम उसकी सॉल्यूशन की बात करें तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमने 9 लिखा। अब इक्वेशन के आधार पर अगर इसको हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस वाई है तो क्या चलेगा 9 माइनस वाई, जहां y एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि x डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि आप इसको यह जो है इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, जबकि y क्या है इंडिपेंडेंट है, पूर्ण रूप से फ्री है। आप इसमें जो मान रखिएगा उसके x के लिए वैल्यू करेगा। जैसे y के लिए अगर पार्टिकुलर वैल्यू आप एग्जिस्ट करते हैं 0, तो मान लीजिए कि y का वैल्यू अगर 0 लिखते हैं तो 9 माइनस y का वैल्यू क्या हो गया 0, तो 9 माइनस 0 क्या हो गया 9, x का वैल्यू क्या आ गया 9, यानी x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू क्या आ गया है 0 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 0। अब चलिए अब यहाँ चूंकि ये मेरा इंडिपेंडेंट वैल्यू है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम इंडिपेंडेंट वैल्यू रख सकते हैं, मतलब जो मन में आएगा वो वैल्यू रख सकते हैं, जो भी हो आप दुनिया का कोई भी वैल्यू यहाँ रखिए x का वैल्यू आपका निकलेगा। इसका मतलब है कि y का जितने प्रकार का हम वैल्यू रखेंगे x उतना ही प्रकार का हमारा क्या हो देगा वैल्यू देगा।
चूंकि LHS बराबर RHS जो एग्जिस्ट करता है वो किसी भी दो वैल्यू के लिए, किसी भी दो वेरिएबल के वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। वो बिहोल्ड करता है कि उसका जो पार्टिकुलर x और y का जो वैल्यू है, वो x और y का जो पार्टिकुलर वैल्यू है वो LHS इक्वल टू RHS क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है। LHS इक्वल टू RHS के लिए वह पार्टिकुलर वैल्यू x और y के लिए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अतः किसी भी एक इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसका एक वैल्यू नहीं होता है, अनंत वैल्यू होता है, अनंत सॉल्यूशन होता है। चलिए अब इसके अनंत सॉल्यूशन की बात करें। अभी हम इसमें एक ही इक्वेशन पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत? इसमें एक ही सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, इसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें आप जितना, चूंकि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वैल्यू आप रखते जाइएगा, उसके हिसाब से इसका वैल्यू क्या होगा, निकलते जाएगा। क्लियर? अब रहा कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, देखिए सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मतलब हो गया कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, इक्वेशन तो चूंकि इन्वॉल्व करता है वन और मोर टाइप ऑफ वेरिएबल, तो उसमें एक या उससे अधिक जब वेरिएबल इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग इक्वेशन में रखते हैं। तो जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल जो एग्जिस्ट कर रहा है, उस वेरिएबल में, उस वेरिएबल का वह पार्टिकुलर वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, LHS इक्वल टू RHS, या उस इक्वेशन को जीरो वैल्यू करता है। जैसे मान लो हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। अब यहाँ x और y, a b c तो आपका कोई भी रियल नंबर है, लेकिन x और y आपका वेरिएबल है। x और y क्या है, आपका वेरिएबल है, ये टू टाइप ऑफ वेरिएबल है। तो इसका जो पार्टिकुलर वैल्यू होगा, इसका जो पार्टिकुलर वैल्यू होगा, इस पार्टिकुलर वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने पर ये क्या करता है, इसको जीरो सेटिस्फाई करता है। जैसे इसको जीरो सेटिस्फाई करेगा तो दे आर द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, उस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट में इसके आगे देखते हैं। जैसा कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन में हमने ये जाना कि जो x और y का जो पार्टिकुलर वैल्यू होगा, उसमें x और y का जो पार्टिकुलर वैल्यू होगा, उस x और y का जो पार्टिकुलर वैल्यू होगा वह उस इक्वेशन को LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई करेगा, या x का और y का वह पार्टिकुलर वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को जीरोस के बराबर कर देता है, यानी वह जीरोस के बराबर आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। उस वेरिएबल का वह सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन कहलाता है। वह मतलब वेरिएबल का पार्टिकुलर वैल्यू जो उस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को क्या कर देता है, जीरो के बराबर कर देता है, दे आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। उसको सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन करते हैं। चलिए अगला टर्म पढ़ते हैं। हम लोग अभी तक एक इक्वेशन की बात कर रहे थे, अब साइमल्टेनियस हम लोग देखते हैं। साइमल्टेनियस देखते हैं। साइमल्टेनियस में ये साइमल्टेनियस जो सिस्टम है, एक प्रकार का सिस्टम है भैया। तो ये जो साइमल्टेनियस सिस्टम है, इस साइमल्टेनियस सिस्टम के अंतर्गत जब लीनियर इक्वेशन में, मतलब हम देयर आर टू टाइप ऑफ इक्वेशन जब उसमें पढ़ेंगे, मतलब दो अलग अलग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला कोई इक्वेशन जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि a1 b1 c1, इसका जो आपका a1 b1 और क्या है c1, इसका क्या है, सेकेंड इक्वेशन का जो रियल नंबर्स है वो है a2 b2 और क्या है आपका c2। आपका पहला इक्वेशन का a1 है, b1 है, c1 है, दूसरे इक्वेशन का है a2 है, b2 है, c2 है। ये अलग अलग रियल नंबर है, और ये आपका दो प्रकार का इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है, एक दूसरा इक्वेशन ये है। क्लियर? आपको जब दो इक्वेशन दिया हो, है ना, तो हम इसमें अब पढ़ने जा रहे हैं। चूंकि एक प्रकार का अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ा, उसमें जो इक्वेशन में उसका जो हमने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देखा, उसमें हमने पढ़ा कि उसका जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है वो इनफाइनाइट है, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, उसके बहुत से सॉल्यूशन आते हैं। अब इसमें इसकी बात करते हैं कि जो साइमल्टेनियस सिस्टम है, इसके अंदर जब दो इक्वेशन के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है। देखने को यह मिलता है
कि इसमें जो टाइप ऑफ वेरिएबल एक्स वाई, इसमें वेरिएबल एक्स और वाई दोनों का इक्वेशन का जो वेरिएबल है वो दोनों में क्या है, सेम है। देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, बोथ हैविंग द इक्वेशंस, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों इक्वेशन में आपका एक्स और वाई दोनों प्रकार का वेरिएबल जो है दोनों में इन्वॉल्व है। रहा सवाल कि जैसे मान लीजिए कि इसमें a1 है, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है 2x + 3y = 30, क्लियर। अब लिखा हुआ 5x + 4y, है ना, तो आपका हो गया 12 और 10 22। अब देखेंगे इसमें कि यहाँ a1 हो गया आपका 2, b1 हो गया 3, C1 हो गया आपका 30, क्लियर। इसको -13 = 0 लिख दीजिए, इसको -22 = 0 लिख दीजिए। ये आपका A1 हो गया 2, B1 हो गया 3 और C1 हो गया -30। इसी प्रकार से इसमें जो सेकेंड इक्वेशन के लिए A2 हो गया, ये 4 क्या हो गया, इसका B2 हो गया, और ये आपका -22 क्या हो गया, C2 हो गया, क्लियर। इसमें आप देखेंगे दोनों कंडीशन में कि ये जो x वेरिएबल है, ये जो y वेरिएबल है, इन दोनों में x और y दोनों में इन्वॉल्व वेरिएबल है। जैसे एक x है और दूसरा y है, तो इस x और y का मतलब बोथ जो आपका वेरिएबल है, इन बोथ वेरिएबल का हैज अ पार्टिकुलर वैल्यू टू एडजस्ट फॉर बोथ इक्वेशन। मतलब कि इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में वो पार्टिकुलर वैल्यू x और y का जो वेरीफाई करता है LHS = RHS, या उस इक्वेशन को जीरोस में लाता है, दोनों इक्वेशन को एक ही वैल्यू, यानी कि x और y का ये जो दो अलग अलग वैल्यू होगा, टू डिफरेंट वैल्यू, x के लिए अलग वैल्यू, y के लिए अलग वैल्यू, कोई भी वैल्यू होगा जो x और y के लिए जो एग्जिस्ट करेगा, है ना, वो सिर्फ एक इक्वेशन के लिए नहीं करेगा, दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू क्या है, 3 है। 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, 4 + 9, है ना, तो 4 + 9 13, 13 - 13 क्या हो गया, इक्वेशन 0 हो गया। यानी अगर बात करें तो x का वैल्यू 2 × 2 + 3 × y का वैल्यू हमने 3 लिया था और -30, तो देखिए कि 2 × 2 = 4 और +3 दिया 9 -30, 9 4 कितना हो गया, 13 - 13 = 0। देखिए आपको ये 0, इस इक्वेशन का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, LHS = RHS 0 आ रहा है। दूसरी प्रकार से अगर देखें सेकेंड इक्वेशन में, तो 5x + 4y है और -22 है। चलिए x का वैल्यू हमने क्या लिया था भैया, 2, तो 5 × 2 प्लस 4 × y का मान कितना था भैया, 3, 4 × 12 और -22, तो 5 × 10 और प्लस 4 × 12 -22, 10 और 12 22, -22 क्या हो गया आपका, 0। देखिए ये भी आ रहा है। इसका मतलब है कि x और y का यह जो पार्टिकुलर वैल्यू जो दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों को वेरीफाई कर रहा है, ऐसे को हम लोग साइमल्टेनियस सिस्टम में रखते हैं। ऐसे इक्वेशन को जो साइमल्टेनियस इक्वेशन को ये वेरीफाई करता है, यानी x और y का जो बोथ वैल्यूज है, x और y का जो पार्टिकुलर जो बोथ वैल्यूज है वो दोनों एग्जिस्ट करता है दोनों इक्वेशन के लिए। और इस प्रकार से ये साइमल्टेनियस सिस्टम से इक्वेशन को हम दो प्रकार के इक्वेशन में इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि और x और y दोनों के लिए खास वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से साइमल्टेनियस इसका पढ़े उसी प्रकार से इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन का सिस्टम का सॉल्यूशन भी होगा। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर साइमल्टेनियस में इसका सॉल्यूशन भी उसी प्रकार से। सॉल्यूशन का मतलब जो x और y का वह पार्टिकुलर वैल्यू जो एग्जिस्ट करता है बोथ इक्वेशन के लिए। किसके लिए, बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के लिए वह सेटिस्फाई करता है किसके, LHS = RHS, यानी कि वह बोथ इक्वेशन को वेरीफाई करता है बराबर 0 के। क्लियर, वही सिर्फ x और y का वह पार्टिकुलर वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सेम सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम साइमल्टेनियस सिस्टम के अंतर्गत उसको हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहेंगे। क्लियर, चलिए अब आ जाते हैं इसी साइमल्टेनियस सिस्टम के अंदर, थोड़ा ध्यान देंगे। साइमल्टेनियस सिस्टम के अंतर्गत इक्वेशन दो प्रकार का हो जाता है। साइमल्टेनियस में अगर दो प्रकार का इक्वेशन है तो वो किस किस प्रकार का होगा, तो देखिए साइमल्टेनियस सिस्टम में जैसे हमने पढ़ा
इस साइमल्टेनियस सिस्टम में हमने दो प्रकार का अलग अलग प्रकार का इक्वेशन पढ़ा और दोनों में जो वेरिएबल था उस वेरिएबल का एक पार्टिकुलर वैल्यू, जो दोनों वेरिएबल के लिए जो पार्टिकुलर वैल्यू था वो एग्जिस्ट कर रहा था उस सॉल्यूशन को जीरोस कर लेंगे। क्लियर? तो अब जो साइमल्टेनियस सिस्टम का जो सेकेंड इक्वेशन होगा वो अब पढ़ेंगे हम लोग कि इसमें दो प्रकार का होगा, एक होगा कंसिस्टेंट, एक होगा इनकंसिस्टेंट। थोड़ा ध्यान देंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान देंगे कंसिस्टेंट क्या होगा, इसको कहेंगे क्या। देखिए किसी, मान लीजिए कि कोई इक्वेशन हमने लिखा है, दो प्रकार का इक्वेशन है, दो अलग अलग तरह का इक्वेशन है। जैसे अभी हमने लिखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब लिखे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, या इसको लिखे -4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? और 2x प्लस 3y माइनस -9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x और y का जो पार्टिकुलर वैल्यू है इन दोनों के लिए अगर हम बात करें तो हमने x और y, x का वैल्यू हमने 3 लिया है, y का वैल्यू हमने लिया है 1। तो 3 और 1 4, 4 में से 4 गया, क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर हो गया? अब इसी में इसी वैल्यू के लिए जो सेकेंड इक्वेशन है वो वेरीफाई करता है कि नहीं। तो देखते हैं कि 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यह जो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन है ये क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन में 100% उसका एक सॉल्यूशन होता है, 100% सॉल्यूशन होता है। यानी कि ऐसे दो इक्वेशन जिसमें जो दो प्रकार का वेरिएबल x और y है उसका 100% इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, इसके पास एक प्रकार का सॉल्यूशन निश्चित होता है। जहां इनकंसिस्टेंट की बात करें वहां सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, इनकंसिस्टेंट की बात करें, कंसिस्टेंट में आप समझ में आया। कंसिस्टेंट में क्या होता है कि ऐसे दो इक्वेशन जिसमें हमने पहले बताया कि इसमें अभी जो हम इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें 2 टाइप ऑफ वेरिएबल पढ़ रहे हो, लीनियर है। ठीक है? तो इसमें जो कंसिस्टेंट में है उस कंसिस्टेंट में ऐसे दो इक्वेशन जिसमें x और y, जिसमें x और y, क्लियर है? जिसमें x और y अगर हम उसमें कोई पार्टिकुलर वैल्यू रखते हैं तो वो दोनों जो इक्वेशन है उसको जीरोस कर देता है। इसका मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। ऐसे इक्वेशनों का सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? ओनली वन होता है, एक होता है। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं होता, इट हैज नो सॉल्यूशन। इसके पास का ऐसे सॉल्यूशन में ऐसे इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसका कोई हल नहीं है। जैसे कि एक इक्वेशन देते हैं, अभी कंसिस्टेंट का दिया है, इनकंसिस्टेंट का देते हैं आपको। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जहां x का वैल्यू हमने 3 लिया, y का वैल्यू 2 लिया। वेरी गुड। अब यहां लिया 2x प्लस 2y बराबर हमने यहां लिया 9। अब यहां x का मान हमने 3 लिया है, y का मान 2 लिया है। तो देखिए 3 और 2 मिलकर 5 हुआ। x का मान लेते हैं 3, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 4 10, जबकि 9 आ रहा है। तो ये किसी भी स्थिति में ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, जो ये दोनों प्रकार का इक्वेशन, जो हम अभी तो साइमल्टेनियस सिस्टम में हमने पढ़ा है कि दो प्रकार का इक्वेशन मतलब दो अलग अलग इक्वेशन लेते हैं, दोनों इक्वेशन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है उसमें हमने पढ़ा कि वैसे साइमल्टेनियस सिस्टम का जो इक्वेशन होता है उसमें दो प्रकार का सॉल्यूशन, दो प्रकार का इक्वेशन होता है। एक कंसिस्टेंट होता है, एक इनकंसिस्टेंट होता है। जो कंसिस्टेंट होता है उस कंसिस्टेंट में आप देखेंगे कि पहले जो इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल का जो पार्टिकुलर वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड करता है, यानी दोनों सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन को जीरोस करता है। बट अगर हम बात करें इनकंसिस्टेंट में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हम x का और y का जो पार्टिकुलर जो सेम वैल्यू है वो कभी भी इसको एक जैसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप किसी भी स्थिति में करके देखिएगा तो ऐसे सॉल्यूशन का एग्जिस्टमेंट नहीं होता है। तो कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं जिसका कोई हल नहीं होता है। क्लियर? अब हम लोग ये देखेंगे अभी तक जो हम बता रहे थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में उसके जो टर्म्स है, उससे जो रिलेटिव टर्म है उसके बारे में हमने सारा कुछ बताया।
और विशेष इसके बारे में, और आगे हम लोग अब इसका सॉल्यूशन ऑफ किस प्रकार से इक्वेशन का हल करेंगे। तो ये दो प्रकार से है। एक जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, जो प्रोसीड्यूर यूज करेंगे, वो प्रोसीड्यूर आपका होगा ग्राफिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से भी हम लोग जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा। क्लियर? तो चलिए पहले ग्राफिकली हम इसका रिप्रेजेंटेटिव देख लेते हैं। ग्राफिकली shown by graphically, इसका shown by graphically है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर है? तो चलिए ग्राफ के बारे में पहले समझ लीजिए कि ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ को समझ लेते हैं। क्लियर? ग्राफ जब आप देखेंगे तो एक बात हमेशा ध्यान देंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन का जो क्या होता है, ग्राफ होता है, वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर? स्ट्रेट लाइन होगा। यानी अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफिकली में जो लीनियर इक्वेशन है, उस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ तैयार होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो चलिए ये सबसे पहले जानते हैं कि पहले ग्राफ पे ही देखते हैं एक बार हल करके, क्यों स्ट्रेट लाइन होता है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन होने का मतलब हो गया कि अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट से अगर हम सीधा ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन निकालते हैं तो स्ट्रेट लाइन पे जिन जिन पॉइंटों से कोई गुजरता है वो लगभग एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेशन मिलेगा हमारे पास, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर हम पढ़ते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो उसका जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है उसमें अगर हम बात करें तो वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, उसमें अनंत सॉल्यूशन है। उसी प्रकार से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपका जो निकल रहा है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से निकलेगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे इसमें। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं हम 5। क्लियर? तो मान लेते हैं इसका ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो हम कैसे इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले x और y में दो प्रकार का वेरिएबल है, तो किसी न किसी एक वेरिएबल को आपको डिपेंडेंट और दूसरे को इंडिपेंडेंट बनाना है। इंडिपेंडेंट का मतलब समझिए कि उसको स्वतंत्र रखना है। वह स्वतंत्र जो होता है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है, उसमें किसी भी वैल्यू के लिए आप उसको एडजस्ट करा सकते हैं, किसी भी वैल्यू को रख सकते हैं, और जो वैल्यू आप उसको रखिएगा जो इंडिपेंडेंट वैल्यू के लिए, वही वैल्यू जब उसमें पुट करते हैं तो हमें वह जो सेकेंड टर्म है, जो सेकेंड आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके लिए वैल्यू एग्जिस्ट करता है, उसके लिए वैल्यू आपको गिव करेगा। चलिए देखते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहां देखिए हम x को क्या कर दिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल में छोड़ दिए। अब y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ले जाना है तो एक वेरिएबल को हमको उधर ट्रांसफर कर देना है। इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन, यानी उसके पोजीशन में चेंजिंग, स्थान में परिवर्तन। अभी LHS में था, उसको हाउस शिफ्ट करेंगे RHS, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब यहाँ जो y हो गया ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब इंडिपेंडेंट का मतलब आप ये स्वतंत्र है, या किसी भी संख्या को आप यहाँ रख के कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं। तो चलिए आप इसके लिए क्या कर लिए, एक सारणी बना लिए x और y के लिए। चलिए कम से कम जो हम बॉक्स बनाएंगे, इसका जो ग्राफ सारणी तैयार करेंगे, उसमें कम से कम आप 3 बॉक्स रखेंगे, 3 वैल्यू रखेंगे x और y के लिए। कोऑर्डिनेट पॉइंट 3, चूंकि कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होता है किसी कार्टेशियन प्लेन में प्लेन के अंदर पॉइंट लेना होता है, और किसी प्लेन के अंदर अगर 2 पॉइंट को अगर मीट कराते हैं तो दे मेक अ स्ट्रेट लाइन। वो गलत पॉइंट भी होगा तब भी वो मेक अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट से हमेशा स्ट्रेट लाइन गुजरता है। तो आपको सही कोऑर्डिनेशन पॉइंट को समझने के लिए कम से कम आपको कोऑर्डिनेट हमेशा कितना लेना होगा, 3 लेना होगा, क्योंकि 3 पॉइंट से जब वह स्ट्रेट लाइन गुजरेगा तभी आपका वो तीनों पॉइंट, जब तब तक वो स्ट्रेट लाइन गुजरेगा जब वो कॉलिनियर पॉइंट होगा, यानी कि प्लेन में वह तीनों पॉइंट जो होगा एक लाइन पे लाइज करेगा, एक लाइन पे स्थित होगा, तभी जाके वो आपको क्या करेगा कि एक स्ट्रेट लाइन से गुजरेगा। बट अगर 2 पॉइंट की बात करें, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, एक पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ है A, एक पॉइंट यहाँ B है, यहाँ से आराम से स्ट्रेट लाइन गुजरेगा। 2 पॉइंट से हमेशा स्ट्रेट लाइन गुजरता है। लेकिन तीसरा पॉइंट अगर लेते हैं, अगर इसके बीच में यहां नहीं आता है C, तो ये स्ट्रेट लाइन इसका नहीं बनेगा।
अगर ये सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो आपका इसका मतलब है कि तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट जो आपने लिया है कहीं ना कहीं गलत है, इससे ये साबित होता है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं। इसलिए जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें जो सारणी लेंगे, उसका जो हम ग्राफ का जो पार्टिकुलर जो सारणी बनाएंगे, जो बॉक्स बनेगा प्रेडिक्ट बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर आप हमेशा ध्यान देंगे कि एक्स और वाई के लिए कम से कम 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट लेंगे। इसका मुख्य कारण है कि चूंकि जो स्ट्रेट लाइन गुजरेगा वो 3 अगर पॉइंट से अगर गुजरता है तो कोऑर्डिनेट पॉइंट शो करेगा। इसका मतलब है कि आपका जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, आप जो कोऑर्डिनेट पॉइंट लिए वो सही आ रहा है। अगर 2 पॉइंट पे कर रहे हैं तो मे भी पॉसिबल कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं एक्स और वाई के लिए। जैसे एक्स और वाई के लिए, तो मान लीजिए x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई है। चलिए y का वैल्यू तो हम चूंकि जान रहे हैं कि भैया y हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी फ्री है, स्वतंत्र है, आपको जो वैल्यू लेना है ले सकते हैं। चलिए y का वैल्यू हम अपने हिसाब से लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 लेते हैं। चलिए y का वैल्यू जैसे ही 0 लिए तो 5 माइनस y का वैल्यू हमने 0 लिया तो 5 माइनस 0 क्या हो गया, 5, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। यानी आप एक सारणी में पहला बॉक्स में जो है वो y का मान अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से फिर वही आपका जो मेन जो इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर लिया है उसी आधार पे फिर आप रखेंगे 5 माइनस वाई। चलिए अब यहाँ y का वैल्यू क्या लेंगे, जुम्मन में चूंकि इंडिपेंडेंट है, 1 ले, 2 ले, 3 ले, -5 ले, -10 ले, 20 ले, दुनिया की जितनी भी संख्या आप इस पे रख सकते हैं। तो y का वैल्यू मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं तो 5 माइनस 2 क्या हो गया जी, 3। या x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू आपने क्या लिया था, 2। y का वैल्यू आपने क्या लिया था, 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया जी, 3। उसी प्रकार से फिर अगला, अगर y का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो 5 माइनस 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। इस तरह से हम ग्राफ का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमने पहले ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन का अगर एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अब देखिए ग्राफ में किस प्रकार से ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, तो इसको ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास ग्राफ का पेपर होगा। ग्राफ पेपर पे सबसे पहले जो मोटा लाइन होगा, आप देखेंगे कि प्रत्येक जो उसमें 2 प्रकार का जो लाइनिंग होगा, एक 3 प्रकार का लाइनिंग होगा, एक काफी मोटा लाइन होगा, एक हल्का मतलब डार्क लाइन होगा, हल्का डीप लाइन, और एक जो होगा वो काफी बारीकी होगा, एकदम स्मॉल थिन, एकदम समझिए एकदम पतला आपका होगा। तो वो जो आपका जो सबसे बड़ा बॉक्स जो बनता है, ये जो बॉक्स बना, ये मोटा लाइन है। इसके बाद इसके देखिएगा कि इसके अंदर जो इसके मोटे के बाद इसके बाद एकदम पतला पतला लाइन होता है, एकदम पतला पतला हल्का हल्का एकदम पतला पतला लाइन होता है। ये पतला लाइन इस मोटे लाइन के, इस मोटे लाइन और इस मोटे लाइन के, है ना, बीच में 10 लाइन होता है। यानी कि इस तरह से और इस तरह से एक जो हाउस बनता है, इस हाउस के अंदर जो शिफ्ट बनता है ऐसे करके, ये छोटा छोटा जो स्मॉल हाउस बनता है, एक हाउस के अंदर 100 स्मॉल हाउस बनता है, यानी 100 छोटे छोटे स्मॉल हाउस होते हैं। यानी कि उसका जो छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं अंदर में, जो स्मॉल हाउस की संख्या होती है वो लगभग इसमें 100 होता है, 100 पीस होता है, 100 होता है। चलिए हम बात करते हैं इसी ग्राफ में आप क्या करेंगे, जो मोटे लाइन है उस पर आप ग्राफ प्लॉट किए। ये आपका जो हो गया ये y एक्सिस हो गया, क्या हो गया भैया, y एक्सिस, क्लियर। और ये जो आपका एक्सिस हो गया वो आपका x एक्सिस हो गया, क्लियर। ये आपका x एक्सिस हो गया। चूंकि किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ए नंबर लाइन, तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए चूंकि एक रियल नंबर का जो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है वो 100% जानते हैं कि कहीं ना कहीं उसका इनिशियल पोजीशन होना चाहिए। जो कि लाइन के अंदर अगर रिप्रेजेंटेशन है, इनिशियल पोजीशन शो नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि इनिशियल पोजीशन को शो करने के लिए हम पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव है और जो निगेटिव नेचुरल नंबर है उसके बीच का जो वैल्यू होता है वो आपका इनिशियल हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आपका 0 हो गया। 0 मतलब आप नंबर लाइन में पहले भी पढ़े हैं कि 0 के जो राइट साइड होता है वो ऑलवेज रिमेंस ऑन पॉजिटिव नंबर लाइन, और जो लेफ्ट साइड होता है वो निगेटिव नंबर लाइन होता है। आपका जो अप साइड होता है वो पॉजिटिव, और लेफ्ट जो डाउन साइड होता है वो निगेटिव होता है, क्लियर।
तो चलिए आपका ये पॉजिटिव हो गया। अब पार्टिकुलर डिस्टेंस पे जो इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस मेंटेनिंग किया गया है, उस पार्टिकुलर डिस्टेंस पे, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस पे आप जो एक एक प्रकार का जो डिस्टेंस है वहां से आप ले सकते हैं। ये आपने उसको कॉलम कर लिया, 2 3 4 5 6। चूंकि ग्राफ के बारे में अभी हम पूरा क्लियर नहीं बता रहे हैं आपको, ग्राफ पे समझाने के लिए कम से कम एक क्लास चाहिए। पूरे ग्राफ को समझना कि ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है, उसका एनालिसिस क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, उसको किस प्रकार से हम समझेंगे, कैसे उसको एनालिसिस करेंगे। तो ये जब तक ग्राफ को नहीं समझेंगे मुश्किल है। चलिए इसको देख लेते हैं। इधर आते हैं -1 -2 -3 -4 -5। आप देख लीजिए कि एक्स एक्सिस आपका जो ये है, इसमें दो प्रकार का जो नंबर लाइन है, इसमें दो प्रकार की संख्या, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। क्लियर है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर वो आपका 0 के राइट साइड है, ये आपका राइट साइड है, और 0 के नेगेटिव लेफ्ट साइड आपका क्या है, नेगेटिव नेचुरल नंबर है, -1 -2 -3। उसी तरह से अप साइड में उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 1 2 3 4 S1 उसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे, 5 6, ये y है, y डैश। उसी प्रकार से माइनस में नीचे आएंगे, -1 -2 -3 -4। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन बना, इस प्लेन का ये 4 पार्ट बन गया। इसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट में आपका ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है। इस 4 क्वाड्रेंट में अगर कोऑर्डिनेशन पॉइंट की बात करें, कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करें, तो अगर हम इस क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो देखिए आपका इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबरों का मिलेगा। क्लियर? यानी ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, ये प्लस पॉइंट गया, यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मिलेगा। उसी प्रकार से अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए एक्स एक्सिस का माइनस है और वाई एक्सिस का क्या है, प्लस है। यानी आप सोचेंगे कि सर पहले माइनस की पहले प्लस, पहले प्लस की पहले माइनस, तो इसके लिए सीधा सा बात है कि जब भी हम बात करें तो पहले हमारा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है वो एप्सिका का होता है, एप्सिका का होता है। इसके बाद आपका ऑर्डिनेट लिखा जाता है, यानी पहले एक्स एक्सिस का फिर वाई एक्सिस का पॉइंट लिया जाता है। उसी प्रकार से इसमें फिर देखिए एक्स एक्सिस का क्या है, इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का निगेटिव है और वाई एक्सिस का पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस का निगेटिव है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव है। उसी प्रकार के चौथा क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स एक्सिस का देखिए क्या है भैया, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस का क्या है, निगेटिव है। इस प्रकार से इस क्वाड्रेंट में आप इसको ध्यान से याद भी कर सकते हैं क्रॉस में, कि पहले क्वाड्रेंट में प्लस है तो ठीक उसके क्रॉस, यानी कि जो वर्टिकुलर ये जो वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में है, ये जो वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में है, ये माइनस, ये आपका प्लस है, सॉरी, और ये क्या है आपका माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस। क्लियर? यानी इसका वर्टिकल जो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक प्लस और दूसरा माइनस। उसी प्रकार से यहां अगर माइनस प्लस है तो इधर क्या है, प्लस माइनस है। इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट पॉइंट ले सकते हैं। दूसरा, अब चलिए कोऑर्डिनेट पॉइंट इस पे रखते हैं। एक्स का वैल्यू है, हमने पहले बताया कि एप्सिका पहले होता है फिर ऑर्डिनेट होता है, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले 5 और 0 पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट भैया कौन होगा, तो 3 और 2 होगा, तीसरा क्या होगा भैया, 1 और 4 होगा। तो चलिए देखते हैं 5 और 0, तो चलिए 5 आपका एक्स एक्सिस का ये हो गया, और 0 कहां लाइज करेगा, तो 0 देखेंगे भैया ये तो इसी पे लाइज कर रहा है, तो 5 और 0 आपका यही हो गया। क्लियर? इसके बाद दूसरा पॉइंट है 3 और 2, तो 3 और 2 देखिए ये पॉइंट आ गया, 3 और 2 दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट, और तीसरा 1 और 4 ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया आपका। क्लियर? ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से मेक अ स्ट्रेट लाइन, देखिए एकदम सीधा लाइन बना कि नहीं बना, मेक अ स्ट्रेट लाइन। अब यह जो लाइन है जिन पॉइंट से होकर गुजरा है कोऑर्डिनेट पॉइंट का, वहां तो हर पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए इस पॉइंट पे एक्स और वाई नहीं है, इस पॉइंट पे भी देखिए इसका डिस्टेंस, यहाँ ये पहले एप्सिका जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या नहीं है, देखिए इसका पॉइंट का डिस्टेंस ये यहाँ, ये पॉइंट का यहाँ नहीं, ये 3 और 2। क्लियर? कहने का मतलब ये किसी भी स्थिति में मिल सकता है। देखिए
3 और 2, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला। अब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं है, ये देखिए यहां से मिला, क्या ये कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं है? देखिए ये आपका, ये जो डिस्टेंस है ये आपका एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर होगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस दैट इज द पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस विच इज द एब्सिसा, उसको एब्सिका कहते हैं। एब्सिसा से मतलब कि वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है फॉर द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है। तो चलिए अब मान लीजिए ये पॉइंट जो मिला, ये पॉइंट देखिए यहां से ऐसे ये पॉइंट मिला, मतलब लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलेंगे दे आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसलिए कहा जाता है कि इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और यही कारण है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ प्राप्त होता है, जो ग्राफ उसका रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन का आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्लियर हो गया। कल आपको बताएंगे, कल अगले क्लास में आपको बताया जाएगा जैसे कि साइमल्टेनियस में हमने पढ़ा है कि दो प्रकार का जो लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों में जो जिस प्रकार का संबंध है उसी में ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से किस प्रकार से ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, किस किस तरह का ग्राफ उसमें बनेगा। तो केस 1, केस 2, केस 3, इसमें जितने भी केसेस हैं उसके आधार पे और ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन कल आपका क्लास खत्म करेंगे। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे जाएंगे कि इसका इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कितने प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसके जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन करने का तरीका है उसको कैसे करेंगे। फिर इसके बाद तीसरा क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे, उसमें आपको थ्योरी बताते हुए इसके बाद क्लास ओवर होगा आपका। ये लगभग 3 दिन का क्लास चलेगा इस चैप्टर पे। चलिए ठीक है, तो